सो प्यारे दोस्तों, दिस इज़ वंडरफुल, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट चैप्टर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप सब मिलके कोशिश करेंगे, बड़ा चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। कोई बता दो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, कोशिश करो, बनाना है। सर, चीज़ों को या कामों को प्रॉपरली प्लेस करना। हाँ, सब जो भी काम को किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन सब चीज़ों को अपने यहाँ अरेंज करना अच्छे से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार है इसकी डेफिनेशन। हम इसकी डेफिनेशन में लेकर आए हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल। कहता है बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। पहला वर्ड, कीमती वर्ड आ रहा है, प्रोवाइड इट एवरीथिंग यूजफुल। जो भी बिजनेस में काम करने के लिए जरूरी चीज है उसको प्रोवाइड करना, टू इट्स फंक्शनिंग। प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट फंक्शनिंग। जो भी चीजें जरूरत हो बिजनेस में काम करने के लिए, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो सब चीजें प्रोवाइड करना। इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। रॉ मटेरियल पहली, दूसरा मशीन, तीसरा टूल्स, चौथा कैपिटल, और पांचवा पर्सनल। बड़ी फेमस डेफिनेशन है, फेमस राइटर है हेनरी फ्योल। सो प्यारे दोस्तों, बड़े सावधानी से अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और अगर आप कोई भी किताब से देखेंगे तो अलग अलग राइटर के डिफरेंट नोट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी। इसमें हेनरी फ्योल की जो डेफिनेशन है मुझे खास करके ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि सारी चीज़ों को, ये बिल्कुल क्रैकिंग डेफिनेशन है। उसने बिल्कुल, हेनरी फ्योल ने डिफाइन किया कि बिजनेस में काम करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लो। उन सब चीज़ों में सब बताओ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। रॉ मटेरियल, देन सेकंड क्या था, मशीन। मशीन, देन थर्ड टूल, देन कैपिटल, एंड देन पर्सन। प्यारे दोस्तों, इसको ही हम रिदमिक में लिखें, एक पोएटिक वे में लिखें, तो प्यारे दोस्तों हमने एक चार्ट बनाया। दिस चार्ट इज़ वेरी स्मार्ट। सो चार्ट बनाया, क्या करना, ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है। प्रोवाइड एवरीथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर बिजनेस, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इट, दैट इज मैन। अब एम से बन रहा है, मटेरियल, मशीन, तीन चीजें एम से बन रही है, मैन, मटेरियल, मशीन। ऑर्गेनाइज का मतलब प्रोवाइड करो, क्या प्रोवाइड करो बिजनेस को, मैन, मटेरियल, मशीन। चौथी चीज बिल्कुल अलग है, एंड वर्क। प्यारे दोस्तों, किस लिए, एक और लेके आते हैं, जिससे हम कंसंट्रेटेड हो जाए टू अचीव द फर्म्स कॉमन गोल, फर्म्स ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। सो प्यारे दोस्तों, अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी है हेनरी फ्योल की। खाली डेफिनेशन लिखने वाले तो बहुत लोग होंगे, हमें कुछ खास करना है, कुछ स्मार्ट करना है, इसलिए हम उसको कुछ ग्राफिक्स में प्रेजेंट करेंगे। अगर इस डेफिनेशन के साथ कोई भी मित्र ग्राफिक्स बनाए तो ये डेफिनेशन को चार चांद लगा देता है। थोड़ा सा मैं एक ग्राफिक की पिक्चर और साथ में लेके आऊंगा, थोड़ा सा मैं खुद साइड को होता हूँ ताकि इस कॉर्नर पे हम उसको लेके आ सकें। सो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल देखना, यहाँ पे सारे, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीज़ों को हम इकट्ठा करके लेके आए। और ऑर्गेनाइज का मतलब उन सब चीज़ों को इकट्ठा करना ताकि वो सारे के सारे लोग अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर सकें, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो प्यारे दोस्तों, अच्छे से बनाना है, चार्ट स्पेशल है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स प्रोवाइड मैन, मटेरियल, मशीन, एंड वर्क। सो प्यारे दोस्तों, और इसी को हमने वर्ड में लिखा। राइटर का नाम बड़ा फेमस है, हेनरी फ्योल। प्यारे दोस्तों, एक बार आप जहां भी बैठे होंगे, जैसे भी बैठे होंगे, मेरे साथ साथ इसे बोलने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अगली 2-3 क्लासेस तक इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा सकें। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, इट इज प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट फंक्शनिंग। जो भी चीज़ जरूरत की हो हमारे काम करने के लिए, वो सब चीज़ों को प्रोवाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं जनरली, रॉ मटेरियल, मशीन, टूल, कैपिटल, एंड पर्सनल। प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग की इस डेफिनेशन को लेकर हम और थोड़े से डीपर चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा, आपको एक अगली स्लाइड दिखाता हूं। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा मेरा मानना है कि अगर मैं आपको वर्ड्स में बताऊं तो आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं और इमेजिनेशन से उसको समझ सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वर्ड के कंपैरिजन में, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप इमेजिनेशन कैसे करते हैं मन के अंदर, मानस पटल पर, साइकिक माइंड में इमेजिनेशन कैसे करते हैं। क्या इमेजिनेशन वर्ड्स में, सेंटेंस में, फॉर्मेशन के अंदर आती है या पिक्चर की फॉर्म में आती है, कोई बताओ ना।
पिक्चर की फॉर्म में। चार्ट प्यारे की फॉर्म दोस्तों, में। इमेजिनेशन पिक्चर की फॉर्म में आती है। जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो वो उसकी छोटी छोटी पिक्चर अपने माइंड में बनाते हैं। इसी एक छोटे से फिनोमिना को हमने गहराई से एनालाइज किया, और इसीलिए मैं आपको एक अगली पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको वर्ड्स नहीं दे रहा, आप उस पिक्चर को देख के वर्ड्स निकालना। मैं उसके अंदर कुछ वर्ड्स नहीं पिरो रहा, सब देखना वो पिक्चर क्या कहती है और अपने अपने विचारों को व्यक्त करना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को और डीपर तरीके से हम डिफाइन कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्यारे दोस्तों कोई बताओ ना। पहले देखो जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखो और एनालाइज करो। सब ध्यान से देखो। अब बताओ क्या है ऑर्गेनाइजिंग। आप इस पिक्चर के अंदर मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या समझ पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। एक एक चीज को, पहली चीज बताओ, व्हाट इज दिस। इसको बताओ, व्हाट इज दिस। फोल्डर्स। हाँ, फोल्डर्स। फोल्डर्स का मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं। सर गुड। काम को अलग अलग फोल्डर्स में ऐसे डिवाइड कर दिया है, हाँ, उसको सिस्टमेटिक। ऑर्गेनाइज हाँ, कर दिया सिस्टमेटिक प्रॉपर्ली। अरेंजमेंट ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड फोल्डर। और कोई समवन कैन से दिस इज वॉलेट। वॉलेट टाइप के अंदर भी लगता है, डेबिट कार्ड जैसा लगता है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल ये कहता है। सो प्यारे दोस्तों, व्हाट इज दिस। मशीन को सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर हमने डेवलप किया, सारी चीजों को अच्छे तरीके से डेवलप किया, फिर कौन कौन पर्सन कहाँ का क्या क्या काम कर सकता है उसको अरेंज किया। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेन। कोई भी पर्सन एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं कर रहा। सो प्यारे दोस्तों, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होनी चाहिए, तो सब अरेंजमेंट सिस्टमेटिक होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करने के लिए एक स्लाइड और लेकर आते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत शानदार स्लाइड है। सर हाँ, पहले आप बोलो दोस्त। सर फ्यूल की डेफिनेशन समझ नहीं आई थोड़ी। अच्छा, मैं वापस लेके आता हूँ। प्यारे दोस्त, हेनरी फ्यूल ने कहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस में जो भी काम करने के लिए जरूरी चीजें, वो सारी चीजें प्रोवाइड करो सिस्टमेटिक तरीके से। सो सिंपल। उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। रॉ मटेरियल, मशीन, टूल, कैपिटल एंड पर्सनल। अब आपका जो दुविधा हो, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया, वो अपना विचार रखें। सर टू इट्स फंक्शनिंग मतलब उसको काम करने के लिए वो सब प्रोवाइड करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी काम ओके सर। करने के लिए, फंक्शनिंग का मतलब टू अचीव द कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो सब प्रोवाइड करना। ठीक ना दोस्त। फिर प्यारे यस सर। दोस्तों, ये पिक्चर सबको अपने अपने एग्जाम में एक डिफरेंट, हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट एक अलग तरह की बिजनेस स्टडी को पेपर में लिख कर आए। सो एक अलग फिनोमिना, एक अलग टारगेट होना चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, ताकि कोई भी एग्जामिनर जब हमारा पेपर क्रैक करे तो हम उसे लगे कि कुछ बच्चे ने कुछ खास ही किया, कुछ ऐसा है जो किताबों से परे है, कुछ ऐसा है जो जो बुद्धि का विषय है, कुछ ऐसा है जो इंटरेस्ट का विषय है। इसीलिए पेपर अलग सा चमका होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइज को मैं एक दूसरे तरीके से और डिफाइन करना चाहूँगा। प्यारे दोस्तों, ये पिक्चर बहुत शानदार है, आप इस पिक्चर को देखना, बहुत मजा आएगा। प्यारे दोस्तों, पहली पिक्चर देखो, दिस इज माई फर्स्ट पिक्चर, दिस इज माई सेकेंड पिक्चर। पहले अब ये दोनों पिक्चरें क्या कहती हैं आप मुझे बताओ। बहुत शानदार पिक्चर है। पहले फर्स्ट पिक्चर को देखो, फिर सेकेंड पिक्चर को देखो। सिंगल चीज सब मतलब जब टुगेदर हो रखे हैं उनके पीछे पड़ा है। हाँ प्यारे दोस्तों, मेरा भाई बिल्कुल सही बोला। तो पहले ये भाई बोला और सब में चुप रह गए। सब ध्यान से सुनो। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, इफ वी आर नॉट ऑर्गेनाइज, हियर वी आर नॉट ऑर्गेनाइज, तो प्यारे दोस्तों हमें थ्रेट्स, बिजनेस के थ्रेट खा जाएंगे, खा जाएंगे, हम भागेंगे उनसे बचते बचते। प्यारे दोस्तों, इफ वी आर ऑर्गेनाइज्ड, ये फिल कर लेना, इफ वी आर ऑर्गेनाइज्ड, तो प्यारे दोस्तों हम छोटे छोटे होते भी हम जो हमारे थ्रेट्स होंगे उनको हम खाएंगे और थ्रेट हमारे आगे भागेंगे। सो प्यारे दोस्तों, हम उनके पीछे दौड़ेंगे ताकि हम उनसे खा जाएं। सो दिस इज वंडरफुल।
प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड का क्या मायने, अलग अलग रीजन है। हेनरी फ्यूल एक अलग भाव से कह के गया, फिर दूसरी स्लाइड में हमने एक दूसरा भाव सीखा, तीसरी स्लाइड के अंदर इसमें तो ऑर्गेनाइज का मतलब एक अलग विचार में आ रहा है। सो हम जैसे ही संगठित होकर रहेंगे, वैसे ही हम समस्याओं का सामना ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा ताकत के साथ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑर्गेनाइज्ड रहना है। सो ऑर्गेनाइज मीन्स सिस्टमेटिक रहना है, सब चीज़ें जुड़ के रहेंगी, इंडिविजुअल नहीं रहेंगी। सो प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइज के ये सारी पिक्चर अपने एकदम बढ़िया से पेपर में बना के आनी है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई मेरा मित्र इसके रिगार्ड में अच्छे से ये पिक्चर बनाना प्यारे दोस्तों, इसे पेपर में छोड़ के नहीं आना। कैसे बनाएंगे और कितना जल्दी से बनाएंगे ये आप मायने समझें, पर इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। सो प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम वर्ड्स में नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते, उन्हें पिक्चर के माध्यम, पिक्चर की कहने की क्षमता, पिक्चर के भाव बहुत ज़्यादा होते हैं वर्ड्स में एक पैराग्राफ में लिखने के कंपैरिजन में। सो अपना पेपर एक तरीके से ग्राफिक्स के साथ हम लोगों को प्रेजेंट करना। सो प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं थोड़ा। प्यारे दोस्तों, अब हमारा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। अब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में हम करें क्या, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब हम ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं, हम एक सिस्टमेटिक बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर कैसे करें, ऑर्गेनाइजिंग का क्या प्रोसेस हो। सो प्यारे दोस्तों, 4 एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। सबसे पहली एक्टिविटी डिवीजन ऑफ वर्क। प्यारे दोस्तों, हमारा जितना भी काम होगा, टोटल जितना भी काम होगा, इस डिवीजन ऑफ वर्क को मैं एक पोटली बना के प्रेजेंट करता हूँ। सपोज करो ये हमारी पोटली। अब जितना भी टोटल वर्क है, उस टोटल वर्क को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर हम बांट दें। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो प्यारे दोस्तों, डिवीजन ऑफ वर्क हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हमारा सबसे पहला टास्क होता है, जो भी हमारा टोटल वर्क है उसे स्मॉलर पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें। प्यारे दोस्तों, टोटल वर्क को जिस तरीके से स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वन इज कॉल्ड परचेज, अदर इज कॉल्ड प्रोडक्शन, देन अदर इज कॉल्ड सेल, एंड द फोर्थ इज कॉल्ड कैपिटल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज FM, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम, अब कैसे करें अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमें डिवीजन ऑफ वर्क। हम जितना भी टास्क रखते हैं, जितना भी हमारा काम है, उसको एलोकेट कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बांट देंगे। प्यारे दोस्तों, अब हमने डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद हर एक काम का, जैसे हमने पहला वर्क रखा परचेज, दूसरा वर्क रखा प्रोडक्शन, तीसरा वर्क रखा सेल, चौथा वर्क रखा, दिस वाज द थर्ड, एंड दिस फाइनेंस मैनेजमेंट एंड HRM। प्यारे दोस्तों, अब हम हर एक का डिपार्टमेंट बना दें। सो प्यारे दोस्तों, परचेज की एक्टिविटी के लिए हम क्या करें, ग्रुपिंग द जॉब। जो भी सेम नेचर के हमारे बहुत सारे टास्क होंगे, तो जितना भी परचेज का काम हो, कोई बता सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज हम जनरली किस किस की करते हैं? रॉ मटेरियल्स, मशीनरी। हाँ प्यारे दोस्तों, कॉमन जितने भी जॉब हैं, जैसे हम परचेज खाली रॉ मटेरियल की नहीं करते, मेरे मित्र ने बिल्कुल सही कहा, प्लांट्स की करते हैं, मशीनरी की करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में यूज होने वाले छोटे मोटे टूल्स की भी करते हैं। तो सारे काम को जो एक नेचर का, उसे इकट्ठा करेंगे और उसको एक वर्क के अंदर डालेंगे और उसको एक डिपार्टमेंट बना लेंगे। तो पहला डिपार्टमेंट हम क्या बनाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट में कोई हेड बना देंगे, उसके अंडर जितने लोगों की जरूरत होगी वो पर्सन अपॉइंट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो प्यारे दोस्तों, हर एक वर्क को इकट्ठा करके, उससे सेम टाइप के सारे वर्क को इकट्ठा करेंगे, उसका डिपार्टमेंट बनाएंगे, उसका हेड अपॉइंट करेंगे, और हेड के अंदर जो भी वर्कर अपॉइंट करने होंगे, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, वो अपॉइंट करेंगे। ऐसे ही दूसरा हमारा काम था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे, प्रोडक्शन हेड बनाएंगे, उसके अंदर जो भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो करेंगे। ऐसे ही सेल डिपार्टमेंट बनाएंगे, FM एंड HRM का डिपार्टमेंट बनाएंगे। सब बताना पहला काम क्या था प्यारे दोस्तों?
डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरे काम के लिए मैं अगर एक कीवर्ड बोलूं तो अच्छा सा वर्ड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। पूरा नाम लिखेंगे तो याद करना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा और रिदमिक भी नहीं होगा। डी से डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन ज़्यादा अच्छा, स्मार्ट है। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने काम का बंटवारा किया, फिर हर एक सेग्रीगेटेड वर्क के लिए, हर एक स्मॉल वर्क के लिए सारे एक जैसे जॉब्स को इकट्ठा करके उनको दिया, उसका एक डिपार्टमेंट बनाया, हेड एलोकेट किया, सारे के सारे वर्कर्स जो अपॉइंट कर दिए। प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद अब हमारे पास सारे डिपार्टमेंट हो गए, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड एचआरएम डिपार्टमेंट। अब प्यारे दोस्तों, इन डिपार्टमेंट को क्या हम खाली बिठाए रखें या काम सौंपें? काम भी देंगे। प्यारे दोस्तों, तीसरा काम है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ड्यूटीज देते वक्त, अच्छा ड्यूटीज का मतलब कोई बताओ ना, ड्यूटीज का मतलब जॉब टू बी डन बाय देम। हाँ प्यारे दोस्तों, दिस कैन बी कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब असाइनमेंट करेंगे ड्यूटीज को, बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर कोई याद दिलाओ, कोई हमने पढ़ा है, जब भी किसी आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं तो उसके साथ साथ उसे क्या बताते हैं? Authority. हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मेरे मित्रों को प्रिंसिपल याद है। सो प्यारे दोस्तों, जब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी हम करें, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें कि उन सारे एक पर्सन को क्या क्या टास्क दिए गए हैं, उन्हें क्या क्या काम करना है, तो प्यारे दोस्तों उनके साथ साथ उनकी रिट्रो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज भी डिफाइन करनी है। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, एक बार दोबारा से हम चर्चा करेंगे प्रोसेस कैसे है, ऑर्गेनाइज कैसे करें। सबसे पहला काम डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद हर एक काम का अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे और हर एक डिपार्टमेंट के हेड एलोकेट कर देंगे, उसके जो जो रिक्वायर्ड पीपल्स हैं टास्क के अकॉर्डिंग, जितने भी पर्सन चाहिए वो हम अपॉइंट कर देंगे। फिर हर एक पर्सन को, हर एक डिपार्टमेंट को असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसके साथ एक चीज का ध्यान देंगे कि उसके साथ रिट्रो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी भी असाइन करें। सो प्यारे दोस्तों, इसका हम चार्ट इस तरीके से बनाते थे। तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी डिफाइन करेंगे, अथॉरिटी दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करेंगे। तो रिट्रो रिस्पेक्टिव बड़ा शानदार वर्ड था। प्यारे दोस्तों, चौथा काम क्या है? अच्छा, किसी को अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, खाली इतना ही नहीं। प्यारे दोस्तों, कोई भी पर्सन है, किसी भी पर्सन को सपोज करो P1 पर्सन को कोई हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, किसी डिपार्टमेंटल हेड को हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, किसी वर्कर को, किसी पर्सन को असाइन किया ड्यूटीज। प्यारे दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूटी असाइन तो कर दी हमने, इसको चेक करना कि इसने जो ड्यूटी असाइन की विद इन द अथॉरिटी, विद इन द टाइम, विद इन द कॉस्ट इसने परफॉर्म करी या नहीं करी। और अगर करी तो ये किसको रिपोर्ट करेगा? इसका अब रिपोर्ट बताओ, अपने से नीचे वाले को करेगा, अपने से सुपीरियर को करेगा? सुपीरियर को करेगा। तो इसका सुपीरियर कौन है जो इसको चेक करे और इसको ये बताए कि मेरे को जो असाइन किया था वो काम मैंने कर लिया, और सुपीरियर उसको जस्टिफाई करे, उसको गुड कहे। प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशन। प्यारे दोस्तों, ये P1 पर्सन का हेड कौन है, इसके अंडर जो वर्कर हैं वो कौन है। सो हर एक पर्सन का रिपोर्टिंग रिलेशन होना चाहिए। हर एक पर्सन, एक हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन में हमने पढ़ा था, सबसे ऊपर हेड होता है CEO। प्यारे दोस्तों, फिर उसके नीचे आए तो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। डिपार्टमेंट हेड के बाद फिर फॉरमैन एंड क्लर्क्स होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, देन वर्कर होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द फॉरमैन एंड क्लर्क्स, फॉरमैन्स और क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड देयर डिपार्टमेंटल हेड है, डिपार्टमेंट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द CEO है। CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके फेवर में होती है, कोई बता सकता है? कोई बताओ ना। ऑर्गेनाइजेशन उल्टा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, लेकिन नहीं प्यारे दोस्तों, CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी, CEO को कौन सिलेक्ट करता है? CEO को कौन सिलेक्ट करता है? नहीं दोस्त, कंज्यूमर से भी पहले CEO को कौन सिलेक्ट करता है?
शेयर होल्डर, मेंबर्स। शेयर होल्डर क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों उन्हें, मेंबर्स को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। कंपनी का चार्ट हम ले लें। सो प्यारे दोस्तों सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द शेयर होल्डर होती है। तो प्यारे दोस्तों ये पूरा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो पूरा चार्ट हम एस्टेब्लिश करें। प्यारे दोस्तों किसी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके देखें तो वहाँ हजारों वर्कर काम करते हैं। आप अगर हजारों वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप जिस काम के लिए आए उसके लिए किस पर्सन को मिल रहा है। तो प्यारे दोस्तों ज़्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने गेट ऑफिस पे ही, जो उनका मेन ऑफिस है, रिसेप्शन पे ही एक पूरा चार्ट बना के रखते हैं कि परचेज के लिए ये हेड है, ये फ़ोन नंबर, सेल के लिए ये हेड है, ये फ़ोन नंबर, HR के लिए ये हेड है, ये फ़ोन नंबर। तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट को देख के समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन सा पर्सन सही है और आप किसके पास जाएंगे। सो प्यारे दोस्तों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग चार्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंट्रोल डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट फ्लो हैं, 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस के पार्ट हैं और ये आगे पीछे नहीं हो सकते। सबसे पहला क्या था सब बताओ, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क होगा तभी तो दूसरा काम पे चल सकेंगे। इस चार्ट को इस तरीके से बनाना प्यारे दोस्तों, यहाँ एरो था वो नहीं आया। सो इस तरीके से बनाना, एक के बाद एक है, प्रोसेस है ना प्यारे दोस्तों। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन। बोलो दोस्त। सिर्फ डिवीजन सिर्फ वर्क डिवीजन होगा ना, उसमें अभी कुछ अलॉट नहीं करेंगे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं बिल्कुल नहीं, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन और असाइनिंग ऑफ ड्यूटी के अंदर सारा आएगा। सो प्यारे दोस्तों डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद हर एक डिपार्टमेंट को उसकी ड्यूटी बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिफाइन करी। फिर हर एक वर्कर का रिपोर्टिंग रिलेशन डिफाइन किया कि वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसके प्रति उसकी जवाबदेही है, आंसरेबिलिटी किसके फेवर के अंदर, तो कौन किसका बॉस है, ये यहाँ पर पूरा का पूरा क्रैक हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों हर एक पर्सन ज़्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर सकेगा। उसे पता होगा कि उसे किसको बताना है, किसके प्रति उसकी जवाबदेही या आंसरेबिलिटी है। सो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, देन दूसरा सब बताओ क्या था प्यारे दोस्तों, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा असाइनिंग द ड्यूटीज में क्या लिखना है, 2 चीज़ें कोई बताओ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके पिक्चर बना के आने प्यारे दोस्तों। हाँ बोलो दोस्त, आप बोलो रितेश। फोर्थ क्लियर नहीं हुआ मेरे को। फोर्थ के अंदर ध्यान से सुनना रितेश, आप फोर्थ के अंदर मैं आपको ये बताऊं, आप जो भी काम कर रहे हैं आप खुद से काम करते रहें तो शायद हो सकता है आप बेस्ट काम बहुत बारी ना करें, बहुत बारी आप बेस्ट अपने आप में परफॉर्म कर जाएं, लेकिन इंसान का मन है हमेशा अच्छा नहीं करेगा। तो कोई आपको अगर चेक करने वाला हो घर के अंदर, आपके मदर फादर कोई खास टीचर जो बार बार आपको चेक करता रहे, आप जिसके प्रति आंसरेबल हो, आप जो भी काम करें वो अच्छा हुआ बुरा हुआ उनको बताएं, उनसे पूछें। सो प्यारे दोस्त आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा गहराई से काम करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशन। हमें काम करने के बाद किसको रिपोर्ट करना है, आ गया दोस्त। आगे चलिए। तीसरे के अंदर हम जब भी अपना डिपार्टमेंट बनाएंगे तो हर एक डिपार्टमेंट को उनकी जो जो टास्क एंड ड्यूटीज हैं वो असाइन करेंगे, और जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे तो उसके साथ रिट्रोस्पेक्टिव अथॉरिटी भी देंगे। हो गया। अब आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे, सब ध्यान से देखेंगे। प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अभी हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए, एक बार सब सोचना। पहला हमने पढ़ा था मीनिंग। मीनिंग के अंदर पिक्चर को दिमाग में लेके आओ, मैं जानबूझ के पिक्चर नहीं लेके आ रहा, आपने अभी देखी होगी पिक्चर में क्या था, कोई याद दिलाओ ना। ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद नीचे क्या था स्लोगन के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था प्रोवाइड। प्रोवाइड क्या क्या चीज प्रोवाइड करे, 4 चीजें थी, रिदमिक बनाई थी। पहली चीज याद दिलाओ कोई, मैन मटेरियल मशीन, चौथी वर्क। प्यारे दोस्तों जिससे कि हम कंसंट्रेटेड हो सकें टू अचीव द ओवर कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। प्यारे दूसरे हमने पिक्चर के अंदर 2 डिफरेंट क्लाउड्स को लिया और उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कैपिटल को, फाइनेंस को, वर्क को अरेंजमेंट किया वो लिया। तीसरे के अंदर हमने डिफाइन किया था, याद दिलाओ, मछलियों वाला चार्ट बड़ा सुंदर था। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो एनवायरनमेंट हमें खा जाएगा, और हम ऑर्गेनाइज रहेंगे तो एनवायरनमेंट को हम खा जाएंगे। बड़े शानदार पिक्चर थी। तीसरी स्लाइड मीनिंग के बाद हमने क्या पॉइंट लिया, कोई याद दिलाओ ना। हाँ प्यारे दोस्तों प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के 4 पॉइंट सबको बताने हैं। पहला पॉइंट दोबारा बताओ, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, वेरी गुड। दूसरा भैया,
डिपार्टमेंटलाइजेशन, शाबाश भैया। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या दो चीजें बिल्कुल सावधानी से लिखनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अथॉरिटी। प्यारे दोस्तों फिर चौथी चीज क्या थी, बड़ी शानदार थी? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशन। अब अच्छा, ये जब हम लिख रहे हैं यहाँ स्लाइड्स पे तो मैं पूरा लिखा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर कीवर्ड में लिखें तो खाली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, बस इतना ही लिखें और इतना ही मन में याद रखें, इसी को हेडिंग में डालकर डिफाइन करें। सो प्यारे दोस्तों अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग करें तो हमें तो बहुत फ़ायदे समझ में आते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग के बहुत फ़ायदे होंगे, कोई बताओ ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या फ़ायदे होंगे? बहुत सारे, जितने बनाओ उतने थोड़े, सबको बनाने 2-2 3-3 सब बताएंगे। गुड दोस्तों, Efficiency. एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हाँ, मेरा ये भाई बोलता है कंट्रोल हो जाएगा बिजनेस अच्छे से। गुड, और बोलो सबको बोलो। Work. प्यारे दोस्तों फिर किसी ने बोला बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में हम सब चीज़ों को इकट्ठा करके काम में लगा देते हैं। सो बेटर यूटिलाइजेशन, टैपिंग फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। गुड, और फिर अचीवमेंट ऑफ गोल। हाँ, इजी अचीवमेंट ऑफ गोल बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। और कोशिश करो, सब कोशिश करो। रूल्स ऑफ रेगुलेशन। प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइज करेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो करेंगे। प्यारे दोस्तों उसको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कहेंगे, कंट्रोल कहेंगे। और कोशिश करो। प्यारे दोस्तों मैंने आपको एक चीज कही थी लास्ट क्लास में, उसका यूज नहीं किया किसी ने। गुड मेरे भाई, गुड, उसका यूज नहीं किया। प्यारे दोस्तों लास्ट क्लास में जब प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेनिटीज। हाँ, अनसर्टेनिटीज के फाइट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों रुको और मेरी बात को सुनो। मैंने कहा था जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो पूरा एक मैनेजमेंट के सारे फंक्शन बताओ। सबसे पहला फंक्शन क्या था? Planning. फिर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में। प्यारे दोस्तों अब हमने कहा था, हाँ ये अब याद आया इस भाई को। सो प्लानिंग करते वक्त प्लानिंग हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजिंग में, हेल्प करेगा स्टाफिंग में, हेल्प करेगा डायरेक्टिंग में और हेल्प करेगा कंट्रोलिंग में। प्लानिंग में इनडायरेक्टली ये फायदा है। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग का सीधा सीधा फायदा ये तो खरा सोना है। ऑर्गेनाइजिंग बाद वाले सारे फंक्शन में हेल्प करता है। अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग कर ली ठीक ढंग से तो स्टाफिंग में हेल्प करेगा, डायरेक्टिंग में हेल्प करेगा, कंट्रोलिंग में मेरे एक मित्र ने बोल ही दिया। सो सब आगे के प्रोसेस में हेल्प करेगा। सो प्यारे दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हमारे सब मित्रों ने मिलकर बोले, मैं उसमें से कुछ ले आया। प्यारे दोस्तों अब इनको जरा ध्यान से देखना, ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। प्यारे दोस्तों सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन से हमारे बीच में स्पेशलाइजेशन आता है। प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला काम क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क और डिपार्टमेंटलाइजेशन से और क्या आएगा? प्यारे दोस्तों काम को हम छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। उस छोटे से काम को हम उससे ही स्पेशलाइज पीपल से कराएंगे जो उस काम को करने में ज्यादा एबल होगा। बार बार उस आदमी से काम वो कराएंगे तो क्या आ जाएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा। सबसे बड़ा फायदा होता है प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग। अगर ऑर्गेनाइजिंग ढंग से किया तो स्पेशलाइजेशन बहुत एनहांस हो जाएगा। फिर प्यारे दोस्तों इसके अंदर हमने कहा था आखिरी में रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिलेशन रिपोर्टिंग क्या होगी, हम किससे रिलेटेड हैं, हमारा बॉस कौन है। सो इससे रोल क्लियरिटी होगी। किस किस आदमी को ऑर्गेनाइजिंग में हम टास्क एलोकेट करते हैं, वर्क का बंटवारा करते हैं, तो किस किस आदमी को क्या क्या काम करना है, तो रोल क्लियरिटी होगी। इधर दो क्लियरिटी होती है, वन इज कॉल्ड रोल क्लियरिटी एंड द थर्ड में रोल के बाद रिलेशन को लेना चाहूंगा, रिलेशन क्लियरिटी। रिलेशन का क्या मतलब है? किसी भी पर्सन का बॉस कौन है वो से पता चलेगा। ऑर्गेनाइजिंग से, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट से कोई भी उसके सबॉर्डिनेट कौन है वो उन्हें पता चलेगा। उसे ये भी पता चलेगा बॉस का बॉस कौन है। तो पूरा का पूरा रिलेशन पता चल जाएगा कि हम किस किस पर्सन से रिलेटेड हैं। सो प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग का बड़ा फायदा है रोल क्लियरिटी, हमें क्या क्या काम करना है। रिलेशन क्लियरिटी, हमारा रिलेशन किस किस से है, हम किसको ऑर्डर दे सकते हैं, हम किसके फेवर में रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए आंसरेबल है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन क्लियरिटी। सो पहला स्पेशलाइजेशन आएगा, रोल क्लियरिटी आएगी, रिलेशन क्लियरिटी आएगी। प्यारे दोस्तों चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम मैन मटेरियल मशीन जो भी हमें जरूरत होती है, जितनी जरूरत होती है उतनी ही इकट्ठी करते हैं, इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्यारे दोस्तों पांचवा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के अंदर हेल्प करेगा, डायरेक्टिंग भी इसके अंदर जोड़ लेना, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल डायरेक्टिंग में हेल्प करेगा। प्यारे दोस्तों छठा ऑर्गेनाइज होंगे तो हमारी ग्रोथ बहुत होगी,
प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो पर्सनल डेवलपमेंट होगी, हमारे सारे वर्कर कमाई ज़्यादा करेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में काम करेंगे, तो पर्सनल डेवलपमेंट होगी हर एक वर्कर की। सो बहुत सारे फायदे हैं, अभी हमने पढ़ते वक्त मेरे मित्रों ने इससे भी ज़्यादा डिफाइन किए थे, पर ये रोल क्लियरिटी, रिलेशन क्लियरिटी एंड स्पेशलाइजेशन, जब तक हम ये तीन ना लिख दें तब तक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पूरा नहीं समझना चाहिए। सो इनको अच्छे तरीके से करना, तीन मेन है, तीन मेन याद दिलाओ, उसके अलावा तो बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ भी बनाना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या था प्यारे दोस्तों? स्पेशलाइजेशन। फिर दूसरा क्या था प्यारे दोस्तों? रोल क्लैरिटी। किस किस पर्सन को क्या क्या करना है, दैट इज कॉल्ड रोल क्लियरिटी, ये डिफाइन होता है बिल्कुल। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क इससे बच जाते हैं प्यारे दोस्तों। फिर प्यारे दोस्तों रिलेशन क्लियरिटी, हमारा सुबॉर्डिनेट कौन है, हम किसको ऑर्डर दे सकते हैं और किसके फेवर में आंसरेबल है। सो ये रिलेशन क्लियरिटी इससे आ जाती है। सो प्यारे दोस्तों बाकी फायदे तो हम सब ने समझ ही लिए। अच्छे से सुंदर सा चार्ट बनाना है, कभी भी इंपॉर्टेंस लिखनी हो तो सीधा ऐसा मत लिखना कि कलम उठाओ, पहला पॉइंट 4 लाइनें लिखी, दूसरा पॉइंट 4 लाइनें। पहले एक छोटा सा ग्राफिकल पिक्चर बनाओ प्यारे दोस्तों, ये ग्राफिकल पिक्चर टीचर को कुछ अलग तरीके से बताएगी। सो अलग अलग डिजाइनिंग के साथ बनाना, इनमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन पेपर एक अलग तरीके से खिलकर निखर कर आता है। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्यारे दोस्तों अभी एक बार दोबारा से सारे पॉइंट्स को लेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। बड़े चैप्टर में सारे चैप्टर को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके अपने माइंड में रखना, ऑर्डर में रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। प्लानिंग जैसा चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, 4 पॉइंटों में सारा चैप्टर निपट गया, इसमें बहुत डीपर हम जाते जाएंगे। सो बार बार कंफ्लिक्ट नहीं आए, इसीलिए पॉइंटों को मन में दोबारा डिफाइन करेंगे। पहला क्या पढ़ा, कोई याद दिलाओ आज? मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन से राइटर की डेफिनेशन लेके आए? हेनरी फॉल। हाँ, ये याद रखना प्यारे दोस्तों। फिर इसके अंदर हमने एक चार्ट बनाया, 2 चार्ट फर्स्ट स्लाइड में लिए, दूसरी स्लाइड के अंदर एक चार्ट लिया, तीसरी स्लाइड के अंदर 2 मछलियों का चार्ट लिया, डिफरेंट था प्यारे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लेकर आए, कोई याद दिलाओ? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। 4 ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप थे। पहला स्टेप सब बोलते रहेंगे ताकि याद हो जाए हमें, डिवीजन ऑफ वर्क, वेरी गुड सब। दूसरा वाला डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनिंग ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ वर्क। चौथा रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्यारे दोस्तों दीज ऑल आर वंडरफुल। इसके बाद क्या लेके आया? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी बन जाती हैं, कोई याद दिलाओ? 3 जरूर कौन सी लिखनी है? स्पेशलाइजेशन, वेरी गुड दोस्तों। रोल क्लियरिटी, 2 आर आते हैं, डबल आर याद रखना, रोल क्लियरिटी एंड रिलेशन क्लियरिटी। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेज किया। प्यारे दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा देखना 1 मार्कर क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ है। हाउ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। आप मुझे बताओ, पता नहीं इस 1 मार्कर क्वेश्चन में मैं क्या लिखूं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, ये क्या लिखना है, क्या पूछ रहा है मुझसे? सर रिलेशन डिफाइन हो जाता है रिपोर्टिंग का, तो क्लैरिटी होती है कौन किसको ऑर्डर देगा। अच्छा, मेरा भाई कहता है इसमें रिलेशन डिफाइन है इसीलिए रोल क्लियरिटी हो गई। इसने एक रीजन रखा 1 मार्कर में, गलत नहीं है, लेकिन सुनार की चोट है, कोई लोहार की चोट करो ना। और सर जिसका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब अगर साइन करेंगे तो इफेक्टिव होगा वो। हाँ प्यारे दोस्तों, मेरा एक भाई ने और बोला, लेकिन वो भी सुनार की चोट है। खंडेलवाल बोला डिपार्टमेंटलाइजेशन। और कोई? स्पेशलाइजेशन। हाँ स्पेशलाइजेशन, गुड, लेकिन पूरा नहीं है, सुनार की चोट है। मैं चाहता हूँ कोई मेरा मित्र लोहार की चोट करे। एक चोट में इस क्वेश्चन के ऐसे खिलना चाहिए क्वेश्चन जिससे टीचर बोले क्या लिख के आया। ऑप्टिम। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, आप किसी ने स्पेशलाइजेशन बोला, किसी ने बोला रिपोर्टिंग चार्ट क्लियर है। प्यारे दोस्तों आप जरा सोचना, ये सारी बातें बिल्कुल सही थी, कोई गलत नहीं थी, लेकिन एक बात क्यों लिखूं? मैं तो सारी लिखूंगा। सो मैं सबसे पहले इसके अंदर लिखूंगा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद हम क्या करते हैं, कोई याद दिलाओ? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद क्या करते हैं? असाइनिंग ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के बाद क्या करते हैं?
establishing reporting relationship. रिपोर्टिंग रिलेशन। प्यारे दोस्तों अब ये चार्ट बना के कहता हूं इसके कारण दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, और इसी कारण से हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर पाते हैं। इसका रिजल्ट है कि हम इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं, कंट्रोल इजी हो जाता है, डायरेक्शन इजी हो जाती है। दीज आर द 4 थिंग। तो सब मित्रों ने, किसी ने कुछ बोला था, स्पेशलाइजेशन बोला, किसी ने डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं बोला, किसी ने रिपोर्टिंग रिलेशन बोला। सबको इकट्ठा लिखो ना। और लिखने के लिए अब मैं इसको वर्ड्स में लिखूं या एक चार्ट बना के आऊँगा? तो एक अच्छे तरीके से चार्ट बनाना, अब ये किसी किताब की देन नहीं हो सकती, ये तो एक आइडिया है दोस्तों। तो एक अपना आइडिया डेवलप करें और उस आइडियोलॉजी को अपना प्रेजेंट करें पेपर के माध्यम से। आगे चलते हैं, बहुत शानदार है, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब मिलते जुलते से नाम लगते हैं पर ध्यान से सुनना। अभी हम चल रहे थे ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस पर। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्यारे दोस्तों वर्ड बदल रहा है, दोबारा बोलो क्या भैया? ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे दोस्तों जो हम अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोई बताओ मतलब क्या है? थोड़ा सा मैंने मीनिंग बताने की कोशिश करी, पर आप इसका मतलब निकाल के थोड़ा सा कोशिश करें उसे वर्ड्स में। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हैं। प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब? मेरे एक मित्र ने विचार रखा शायद, लेकिन आवाज उसकी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाई। प्यारे दोस्तों रिसोर्सेज। ओके, वेरी गुड। और बोलो, कोशिश करो। क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? मार्केटिंग तो बहुत छोटा सा हो गया मिश्रा। और कोशिश करो। प्यारे दोस्तों हम परचेजिंग, ये छोटी छोटी चीजें हैं प्यारे दोस्तों, ये नहीं। प्यारे दोस्तों हम कैसा स्ट्रक्चर बनाएं? तो एक मेरा मित्र है, उसकी दुकान है शायद टैंक रोड पे, तो मार्केटिंग करते होंगे वो लोग, तो कह रहे हैं मार्केटिंग कैसे करें, इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करें। एक दुकानदार के लिए इतना ही काफ़ी होगा, लेकिन हम एक दुकानदार के लिए तो बात नहीं करें, हम तो वाइडर लेवल पे बात करें। तो प्यारे दोस्तों इन चीज़ों को हम कैसा अपना ओवरऑल सिस्टम बनाएं, वो सिस्टम के अंदर किस तरीके से डिफाइन करें। एक बड़ा शानदार वर्ड लेके आया, पहले इस वर्ड्स को छोड़ो, पहले पिक्चर को देखो। प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द नेटवर्क ऑफ, नेटवर्किंग कर रहे हैं किस किस चीज की? सबसे पहले जॉब पोजीशनिंग की। कौन कौन पर्सन हमारे यहाँ काम करेगा, उसकी डेजिग्नेशन क्या क्या होंगे, उसके राइट्स क्या होंगे, उसके ड्यूटीज क्या क्या होंगी। पहले जॉब बता देंगे, जॉब बताने के बाद भैया उस पर्सन की, हर एक पर्सन की जॉब पोजीशनिंग बता देंगे, भाई हर एक आदमी को क्या क्या करना। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि हर आदमी की क्या क्या जॉब है। फिर प्यारे दोस्तों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के बाद उसके पास कितनी अथॉरिटीज हैं। और प्यारे दोस्तों ये जॉब पोजीशनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का काम किस लेवल पे होना चाहिए? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होना चाहिए, लोअर लेवल पे होना चाहिए, बॉटम लेवल पे होना चाहिए, या हर एक लेवल पे होना चाहिए? और लेवल। प्यारे दोस्तों दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 3 काम करेंगे। जॉब पोजीशनिंग बताएंगे हर किसी की, उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने की उसकी रिट्रो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज क्या हैं। तो इससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया ना, हमारे यहाँ कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या काम करना है, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हमने डिफाइन कर दिया। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया, हमें पता चल गया किस किस को क्या क्या करना है और किस किस को कैसे कैसे करना है। प्यारे दोस्तों इसी चार्ट को मैं पिक्चर में ले आया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नेटवर्किंग, बड़ा कीमती वर्ड है, चमका के लिखना, नेटवर्किंग ऑफ। अब किन किन चीजों की नेटवर्किंग? सबसे पहला जॉब पोजीशनिंग, कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या क्या पोजीशन है। प्यारे दोस्तों फिर दूसरा, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, उनकी क्या क्या अथॉरिटी है। और ये नेटवर्किंग ऑफ जॉब पोजीशनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, ये सारा का सारा नेटवर्क हमारा तीनों चीजों का ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हम डिफाइन कर दें, देन दिस इज कॉल्ड
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये भैया ध्यान से सुनना, गहरे से समझना। बहुत सारे लोग जो रट्टा मारते हैं, जब मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उसमें स्ट्रक्चर के मीनिंग ले आते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो उसमें मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाल देते हैं। दोनों बिल्कुल डिफरेंट अलग एस्पेक्ट है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजिंग में ही गहरा लेवल है। सो प्यारे दोस्तों, अच्छे से चार्ट बनाना है, अच्छे से डिफाइन करना है। रिसर्च एंड आवाज थोड़ी सी कम आई, दोबारा पूछो दोस्तों। सर डिफरेंस आप एक बार बता दो। प्यारे दोस्त, डिफरेंस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तो हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया, ये सारी चीज़ें कर दी। अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर के अंदर ये बनाया कि हमारे पास सपोज करो मिश्रा काम कर रहा है, हमारे पास चैतन्य देव हमारी प्लांट के अंदर काम कर रहा है, हमारे प्लांट में अग्रवाल काम कर रहा है, जैन बहन हमारे यहाँ काम कर रही है। तो इनकी क्या क्या पोजीशन है, फिर इन सब आदमियों का क्या क्या काम, अब एक एक पर्सन की कि सेजल जैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए सपोज करो उसे परचेज करना है और हमें 4000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए जो भी परचेज करना है इस बहन की जिम्मेदारी, और इसको परचेज करने के लिए अब हमने क्या क्या उसे अथॉरिटी दे रखी है। तो एकदम अगर पता चल जाए, ये पूरा चार्ट पता चल जाए कि हमारे फर्म में 10 आदमी काम करते हैं, 15 आदमी काम करते हैं, उनकी क्या क्या पोजीशन है, किस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, और उनकी हर एक की अथॉरिटी क्या है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबके बारे में, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ये पता चल जाए, तो कोई भी आदमी देख के बता सकता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किससे जाकर मिलना है, किससे जाकर डील करना है, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को समझा जाए, तो समझना एकदम आसान सा हो जाएगा ना। तो और दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हमने ऑर्गेनाइज तो कर लिया, उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग हैं, सबको क्या क्या काम करना है, सबकी क्या क्या अथॉरिटी है, सबका क्या क्या डेजिग्नेशन है, वो हमें क्लियरिटी से पता चल जाए। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसा है, जैसे मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका एक घर परिवार का मिश्रा और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कोई भी एक हम सब लोग ज़्यादातर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं या इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर परिवार का एक सिस्टम है। घर परिवार के अंदर दादाजी दादी जी हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो मदर फादर हैं, फिर बच्चे लोग हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक सिस्टम है, हर एक पर्सन का एक डेजिग्नेशन है। दादाजी का एक डेजिग्नेशन है, फादर का एक डेजिग्नेशन है, फिर आपकी मदर का डेजिग्नेशन है, और फिर बच्चों का भी एक डेजिग्नेशन है। तो दैट इज अ पोजीशन, जॉब पोजीशनिंग। फिर हर एक की अपनी कोई जिम्मेदारी होंगी, बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां, वो पढ़ाई करेंगे ताकि भविष्य के अंदर वो लीड कर सकें फैमिली को। पेरेंट्स की, मदर फादर की अपनी जिम्मेदारी होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी किस तरीके से घर का सर्वाइवल हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दादा दादी शायद रिटायर हो गए हों, उनकी अलग जिम्मेदारी हो, वो किस तरीके से क्योर करें, भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकें और अपने छोटे मोटे एफर्ट्स डेली के डेली कंट्रीब्यूट कर सकें ताकि फैमिली आगे चल सके। तो हर एक की जो पोजीशनिंग होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इतना ही नहीं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हर एक का अथॉरिटी भी होती है। बच्चे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना, तो उनका अधिकार है, वो अगर किताब मांग रहे हैं किसी खास तरह की तो मदर फादर उसको प्रोवाइड करते हैं इजीली। घर के अंदर एक वक्त को, हम इंडिया के अंदर तो इस तरह का स्मार्ट फैमिली सिस्टम है प्यारे दोस्तों, घर के अंदर खाने के लिए पैसा कम हो तब भी लोग खाने का पैसा काट के बच्चे की पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्यारे दोस्तों, ये एक तरह का सिस्टम बन गया, एंड दिस इज कॉल्ड अ फैमिली स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बन गया। सो प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ज्यादा वाइडर है और सब चीजों को कंसोलिडेट करके रख रहा है। सो प्यारे दोस्तों, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, हर एक पर्सन की जॉब पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, उसकी रिट्रोस्पेक्टिव अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो इसका नेटवर्क बना ले, इसका चार्ट बना ले, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और आगे चलते हैं, कोई मेरा मित्र कुछ पूछना चाहे तो पूछो ना दोस्तों। सर ये ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आएगा कि ऑर्गेनाइजिंग इसके अंडर प्यारे आएगी? दोस्त नहीं, प्यारे दोस्त, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइजिंग का एक सब पार्ट हुआ। इसमें ऑर्गेनाइजिंग तो वर्ड आ ही रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन तो आ ही रहा है। अब हम ऑर्गेनाइज हो गए, अब ऑर्गेनाइज कैसे कैसे हो सकते हैं। सो ऑर्गेनाइज होने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो उसके अंदर कोई पर्सन, अगर मैं बात करूं, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर फैमिली का सिस्टम एक तरीका है। अगर अमेरिका के अंदर चले जाएं तो फैमिली का क्या वैसा ही सिस्टम है? आप कहेंगे नहीं, वहाँ एक अलग तरह का सिस्टम है। सो प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज अमेरिकन फैमिलीज भी हैं, ऑर्गेनाइज इंडियन फैमिली भी हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, तो उनकी जॉब पोजिशनिंग,
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ट, अथॉरिटी का, फैमिली का चार्ट थोड़ा डिफरेंट होगा. सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं. अब आते हैं इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद टाइप. अभी हमने एक एग्जांपल लिया इंडियन फैमिली का, और ये एक फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और एक अमेरिकन फैमिली का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है. प्यारे दोस्तों अब ये जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन को कितने तरीकों से बांट सकते हैं, कोई बताओ ना, बड़ा फेमस है. सर फंक्शनल स्ट्रक्चर. हाँ गुड मिश्रा, और एक और बताना दोस्त, दो है. सर डिविजनल स्ट्रक्चर. हाँ प्यारे दोस्तों मेरे कई मित्रों को जानकारी है. इसका मतलब क्या मैं आपसे पूरी बात पूछ लूँ? सो प्यारे दोस्तों आपने बहुत अच्छा बताया. प्यारे दोस्तों दो तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बांट सकते हैं. इसमें बहुत गहरा हम लोगों को पढ़ना है. वन इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड अदर इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर. एक एक के गहरे में चलते हैं. प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताओ पहला स्ट्रक्चर कौन सा था? फंक्शनल. प्यारे दोस्तों हम चाहेंगे यहाँ पर जब भी हम किसी कंसेप्ट को पढ़ें तो उसे रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें, बल्कि डेवलप करें. यहाँ पर मैं इसका मीनिंग बताना चाहूँ तो प्यारे दोस्तों मैं इस पहला वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई बताओ इसका नाम क्या? पढ़ो दोबारा से. व्हाट इज दिस? फंक्शनल. फंक्शनल. फंक्शनल बोले तो अकॉर्डिंग टू वर्क, ऐसा स्ट्रक्चर जो वर्क के अकॉर्डिंग है. सो प्यारे दोस्तों दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्क. प्यारे जो दोस्तों जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम का बंटवारा वर्क के बेसिस पे करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क के बेसिस पे करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल बोले तो ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट रहे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग. फंक्शन कोई बताओ किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम हो सकते हैं? परचेज हो सकता है, और कोशिश करो और क्या क्या काम हो सकते हैं? सेल. परचेज के बाद सीधा सेल. लगता है प्यारे दोस्त ट्रेडर बनना चाहता है. हाँ पूरा वर्क, प्रोडक्शन, सीरियल वाइज. हाँ तब कभी गलती नहीं होगी. तीसरा बताओ, अब सेल कह लूं. चौथा बताओ. इन्वेस्टमेंट. हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दोस्त, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंस. हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे दोस्त, एक ऑर्गेनाइजेशन को तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, वो इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं. सो फाइनेंस मैनेजमेंट कहेंगे, हमारा पैसा कहाँ से आया, उसे हम किस तरीके से लोगों से उधार लें, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन वर्क के अकॉर्डिंग करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर. दूसरा प्यारे दोस्तों डिविजनल स्ट्रक्चर. बड़े ध्यान से सुनना, दूसरा वर्ड क्या है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर. किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब जब हम टोटल ऑर्गेनाइजेशन का बंटवारा उसके डिफरेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं. जैसे किसी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एग्जांपल लेता हूँ पतंजलि लिमिटेड का. किसका भैया? आप कोई मुझे बताओ, पतंजलि का एक प्रोडक्ट है या हजारों प्रोडक्ट हैं? काफी सारे. प्यारे दोस्तों कोई प्रोडक्ट हो सकता है उसका स्किन केयर का, कोई हो सकता है कॉस्मेटिक्स का, कोई और क्लोथ्स का भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाना शुरू किया. अब प्यारे दोस्तों स्किन केयर मेडिसिन्स बना रहे हैं, अलग बात. कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, अलग बात. सोप आ रहा है, अलग अलग चीज़ें बना रही हैं, कपड़े बना रहे हैं, फिर बहुत अलग अलग चीज़ें. जब हम हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट बना लें, कपड़ों वाला अलग प्लांट, अलग डिपार्टमेंट, वो कपड़ों को ही डील करेगा. कॉस्मेटिक का अलग प्लांट, स्किन केयर और मेडिसिन का अलग प्लांट. प्यारे दोस्तों जब हम डिवीज़न कर रहे हैं अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हर एक कॉस्मेटिक में परचेज होगा, प्रोडक्शन होगा, सेल होगा, सब काम होंगे, वो कॉस्मेटिक वाला संभालेगा. क्लॉथ में फिर परचेज, प्रोडक्शन, सेल होगा, वो क्लॉथ डिपार्टमेंट वाला संभालेगा. दिस इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर. तो कोई बताओ दो तरह के स्ट्रक्चर क्या क्या हुए? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमने दो भागों में बांटा. क्या क्या दो भाग थे? कोई दोबारा बताओ. पहला भाग फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क. हाँ अकॉर्डिंग वर्क टू के वर्क. अकॉर्डिंग टू वर्क. अकॉर्डिंग टू वर्क क्या क्या हो सकते हैं? परचेज, प्रोडक्शन, सेल की जगह मार्केटिंग कह लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट. डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके बेसिस पे करते हैं? प्रोडक्ट्स के बेसिस पे. तो
सेम प्रोडक्ट लाइन की चीज़ों को एक एक डिवीज़न बनाते रहेंगे और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, कोई याद दिलाओ, मैंने डिविजनल स्ट्रक्चर में एग्जांपल किसका दिया? पतंजलि। पतंजलि का। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी इसका एग्जांपल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। डाबर इसका एग्जांपल है। तो ये कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल बताओ ना। बाटा इसका एग्जांपल है। एक ही प्रोडक्ट बनाता है, शूज से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल और एचआरएम अलग से ये बनाएगा। प्यारे दोस्तों, कौन सी, कोई मुझे बताओ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगी और कौन सी डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और कौन से डिविजनल को यूज़ करेंगे? कोशिश करो। सर जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिनके पास एक प्रोडक्ट में हाँ। से वो डील करती है वो हाँ। फंक्शन यूज करेगी, हाँ, और जो और जो बहुत बहुत सारे में करती है वो डिविजनल। प्यारे दोस्तों, खाली आपने एक अच्छी बात कही, अभी इतनी जितनी हमने अंडरस्टैंडिंग करी, पर इससे भी ज़्यादा है, इसको बहुत डीपर लेना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, उसका किस तरीके से फ्लो चार्ट बनता है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सूटेबल है, उसके मेरिट्स क्या, डीमेरिट क्या, ऐसे ही डिविजनल स्ट्रक्चर, इसकी गहराई के अंदर पहुँचेंगे। पर आज की क्लास के लिए टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, अगली स्लाइड हम लोगों के लिए बड़ी है। कोई मेरा भाई बहन इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले पूछो। हाँ रितेश, कुछ पूछ रहा था दोस्त?